प्यारे बच्चों, आज हम लोग जड़त्व की बात करेंगे, इनर्शिया की बात करेंगे कि ये जड़त्व क्या होता है। जैसे बच्चों, अगर कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे हम न रोकें। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे हम गतिमान न करें। तो ध्यान देना है, अभी हमने क्या बताया कि अगर कोई गतिमान वस्तु है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे हम ना रोकें, और यदि कोई स्थिर वस्तु है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके हम उसे गतिमान न करें। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों, कोई भी निकाय बिना बाह्य बल के स्वतः अपनी गति की अवस्था या विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। ध्यान देना है, कोई भी निकाय बिना बाह्य बल के स्वतः अपने गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यही तो उसकी जड़ता होती है, यही जड़त्व है। अब प्यारे बच्चों, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि जड़त्व क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुने, निकाय द्वारा अपनी गति की अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, यही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो प्यारे बच्चों पुनः ध्यान से सुन लें, किसी निकाय द्वारा अपनी गति की अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, यानी बिना बाह्य बल के अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब प्यारे बच्चों, इसका एक अलग परिभाषा फिर से सुन लें। जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। फिर से सुन लें, जड़त्व किसी निकाय का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में गति से संबंधित होने वाले सभी परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है। तो जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसका वो क्या करेगा, विरोध करता है। यही तो जड़त्व है। प्यारे बच्चों, ये जो जड़त्व होता है ये दो प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरा जो होता है बच्चों, ये होता है गति का जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन।
तो जड़त्व कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। पहला विराम का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बच्चों आइए अब हम लोग विराम के जड़त्व की चर्चा करें। बच्चों विराम का जड़त्व है क्या? जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है, रखी है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते। जैसे उस पर बाह्य बल लगा दिया तो क्या करने लगेगा? वो गति करने लगेगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम बाह्य बल न लगाएं तो अगर वो विरामावस्था में रखी है तो विरामावस्था में ही रहेगी। इसे ही क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे कहें? तो बच्चों यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी जो उसकी प्रवृत्ति है, वस्तु की जो प्रवृत्ति है विरामावस्था में रहने की, उसे क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। बात समझ गए? तो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहने की जो प्रवृत्ति उसकी है उसे क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा जो है वो है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? तो जैसे अभी आपने देखा कि विराम का जो जड़त्व है वो विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति, तो उसी तरह से अगर कोई गतिमान वस्तु है तो क्या करेगा? वह गति की अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वो क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व हो जाएगा। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? यदि कोई वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उस समय तक उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। तो गति का जड़त्व क्या हो गया बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया? क्योंकि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी अगर जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी वो गतिमान स्थिति में रहने की उसकी प्रवृत्ति को, उसी को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे। समझ गए बच्चों? तो जड़त्व क्या है और जड़त्व कितने प्रकार का होता है। अब आइए अब हम लोग देखें जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व तथा द्रव्यमान, इनर्शिया एंड मास में क्या संबंध है? प्यारे बच्चों किसी जो निकाय है या जो वस्तु है उसका जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व का मान उतना ही अधिक होगा। किसी निकाय का, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना
अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या हो गया? किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो जड़ तो क्या हो गया बच्चों? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के इसको अनुक्रमानुपाती भी होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व का मान बढ़ता चला जाएगा। आइए बच्चों, जैसे मान लीजिए क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल पर एक पिंड रखा गया है यम द्रव्यमान का और दूसरा जो पिंड रखा गया है वह 10 यम द्रव्यमान का। ध्यान देना, ये पिंड कितने का है? यम द्रव्यमान का। ये पिंड कितने का है? 10 यम द्रव्यमान का, यानी इसके द्रव्यमान का 10 गुना। अब बच्चों अगर इनको खिसकाने का प्रयास करें तो क्या होगा? इस द्रव्यमान को खिसकाने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी और इसको खिसकाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अर्थात ये अपनी द्रव्यमान यम के कारण अपनी जो विराम की अवस्था में है इसका विरोध कम हुआ। इसका विरोध क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि द्रव्यमान कम है। तो जब इसका विरोध कम हुआ तो इसका जड़त्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसके द्रव्यमान के ये 10 गुने द्रव्यमान के बराबर दूसरा पिंड है तो इसे खिसकाने के लिए, गतिमान करने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। अर्थात ये अपने जो विरामावस्था का विरोध है इसकी तुलना में ज्यादा कर रहा है। विरोध ज्यादा कर रहा है तभी तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 यम द्रव्यमान है इसका जड़त्व ज्यादा है, इसका जड़त्व अधिक है। तो अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना कम होगा और जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। क्योंकि हमने सूत्र दे दिया है कि जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व का मान क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपको जड़त्व के बारे में बताया, जड़त्व के प्रकार के बारे में बताया, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है उसके बारे में चर्चा की। तो आज यहीं तक। कल हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम की। तो न्यूटन के गति विषयक नियम 3 होते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले प्रथम नियम की चर्चा करेंगे और उसके क्या क्या उपयोग हैं उसकी चर्चा करेंगे, फिर द्वितीय की, फिर और तृतीय की। बात समझ गए? तो इसे हम लोग बड़े ही ढंग से और मन लगा करके अध्ययन करेंगे जिससे हम लोगों को न्यूटन के तीनों गति विषयक नियमों की जानकारी अच्छे से हो जाए। ठीक है? धन्यवाद।